हेलो बच्चा, कैसे हो सभी। तो यार इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट कर रहे होंगे। और वन शॉट वीडियो होगा तो एक ही वीडियो में पूरा स्लेब का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करने से पहले यार एक बात बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस काफ़ी बच्चों को लगता है कि एक मेनोनिक सब्जेक्ट है। अब यार देखो, वो अब मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट तो है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कई बार बच्चों का डाउट होता है, क्वेरी होती है कि सर कैसे जो है सारी चीज़ों को लिंक करते हुए चलें, कैसे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करें। तो कुछ नहीं, पूरा चैप्टर अपन एक स्टोरी की तरह लेकर के चलेंगे, है ना। बिल्कुल बह जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। आप एंड तक बने रहना बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं पावर शेयरिंग चैप्टर अपना। चलो देखो यार, ये चैप्टर पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं किस किस चीज़ों के बारे में डील करने वाला है। पहला तो देखो, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग के बारे में तो डील करेगा ही। किस किस तरीके से पावर शेयरिंग के बारे में डील करेगा, जैसे अब पॉलिटिक्स है तो अपनी गवर्नमेंट की बात होगी, तो गवर्नमेंट में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है पावर का। और ये सारी चीज़ें समझने से पहले यार दो एग्जांपल समझेंगे, ब्रूसेल्स सॉरी बेल्जियम का और अपना श्रीलंका का, कि वहाँ क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या कंडीशंस की और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा लोगों पर। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बेल्जियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि बेल्जियम जो है किस किस के साथ नेबरहुड में है। फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक है। तो चार कंट्रीज़ जो है वो इसके नेबर में है, याद रखना, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब देखो, अब बेल्जियम में हुआ क्या, जो वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का, वो 59% लोग एज अ कंट्री वाइज बात कर रहे हैं तो 59% लोग वहाँ पे डच थे, 40% आपका फ्रेंच थे और 1% जर्मन। अब जो ये डच पीपल थे ये फ्लेमिश रीजन में रहते थे। अब फ्लेमिश रीजन और जो अपना फ्रेंच वाले पीपल थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे, ठीक है। और जो 1% थे जर्मन के, वो बल्जियन रीजन में रहते थे। तो अब ये देख रहे हो कि मतलब जो डिवीज़न है वो एज ए इक्वल नहीं है। तो एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है, एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। और इसकी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए थी, ये तो आपने एज अ कंट्री वाइज देखा, लेकिन इसकी कैपिटल में क्या प्रॉब्लम थी। ब्रुसेल जो इसकी कैपिटल थी वहाँ 80% फ्रेंच थे, यानी कि जो फ्रेंच एज अ कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल में मेजोरिटी में आ गए। और जो डच थे 20% यहाँ पर, मतलब कैपिटल में, जो वहाँ 59% थे। अब आप समझ रहे हो कि कंपोजिशन कैसा है, कि अगर मान लो गवर्नमेंट बनती भी है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती करती है, एज अ मेजोरिटी के लिए, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके लिए पॉलिसीज लाएगी, या ऐसा होता है। तो अब बेल्जियम का केस तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैपिटल में दूसरी कम्युनिटी मेजोरिटी में है और अपना जो कंट्री है उसमें दूसरी कम्युनिटी मेजोरिटी में है ना। अब बेल्जियम ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन निकाला। वहाँ के लीडर समझ गए थे कि यार एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस डालने पड़ेंगे कि आगे चल के मतलब कम्युनिटी बीच में लड़ाई ना हो, या सिविल वॉर जिसको हम बोलते हैं, सिविल वॉर ना हो। तो इसके लिए देखो उन्होंने क्या क्या किया। अब देखिए, ये वही कम्युनिटी एंड रीजन से बेल्जियम की हमने देखा था कि वेलोन रीजन जो ये वाला है जहाँ पे फ्रेंच पार्ट है, और ये आपका फ्लेमिश है जहाँ पे डच पार्ट है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो क्या क्या एक्यूमेडेशन हुआ बेल्जियम में। अब बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड हुआ इस चीज़ के लिए। अब उन्होंने क्या किया, पहले बनी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर लेवल पे, वहाँ पर डच रिप्रेजेंटेटिव और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव को इक्वल वेटेज दिया गया, यानी कि जितनी सीटें आपके डच मिनिस्टर्स की रहेगी उतनी ही आपकी फ्रेंच मिनिस्टर्स की रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनाई और कई सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को देती। इसका मतलब यहाँ पे पावर की शेयरिंग हुई, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। साथ ही जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी और वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्रेंच को और डच को। अब एक बात समझो, सबसे पहले जो डच पीपल थे जो मेजोरिटी में थे कंट्री में, उन्होंने ये बात मान ली कि ठीक है आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो। फिर बात आई आपकी कैपिटल की, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बननी थी। वहाँ पर भी फ्रेंच के लोगों ने मान लिया डच के लोगों को देख के कि हाँ, जब ये मेजोरिटी में है कंट्री में और इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन मान लिया तो हम भी मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, सेंटर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, इक्वल सीटें हैं दोनों की, डच की फ्रेंच की।
और अपना जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, उसमें इक्वल सीट है फ्रेंच की, डच की, ठीक है। एक और गवर्नमेंट बनी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि इलेक्टेड होगी पीपल से, जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी पे बेस्ड होगी। अब ये एक लैंग्वेज कम्युनिटी या तो फ्रेंच हो सकती है आपकी, या फिर आपकी जर्मन, या फिर डच, तीनों में से कोई भी है, ठीक। तो अब देख सकते हो कि बेल्जियम ने जो एकोमोडेशन किया है, बेल्जियम ने जो प्रोविजंस रखे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। 3 तो गवर्नमेंट बनाई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग बनी, ओके। स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। ये सारा खेल हमने देखा यहाँ पे। तो देख लिया कि पावर शेयरिंग कैसे की गई, किस तरह से मतलब लीडर सोच लिया था वहाँ के बेल्जियम के लोगों ने कि ऐसा प्रोविज़न लाना पड़ेगा कि हर कम्युनिटी को इक्वल वेटेज मिले। अब देखो इनके जितने प्रोविजन है उससे क्या हुआ, हर कम्युनिटी को इक्वल वेटेज मिला, कोई रिबेलियन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अभी तक भी पीसफुली कंट्री जो है चल रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, वो हम लेंगे श्रीलंका का। अब श्रीलंका, जिसका ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, आइलैंड कंट्री है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में है, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सदर्न कोस्ट में, तमिलनाडु के सदर्न में आता है। 1972 तक इसका नाम साइलोन था। और इसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स यानी कि मरीन बॉर्डर्स, ओशनी बॉर्डर्स किस किस के साथ है, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के साथ और साउथ वेस्ट में मालदीव्स के साथ। फैक्ट्स एंड फिगर से तो याद रखने पड़ेंगे यार, इसका कुछ कर नहीं सकते। अब देखो, जैसे बेल्जियम में इतनी कंपोजिशन कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में क्या है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो है सिन्हेलीज, और वो 74% है, और वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। बाकी अपना 18% है आपका तमिल। इन तमिल में भी 2 सब डिवीजन है फर्दर, एक श्रीलंकन तमिल, एक इंडियन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल तो वही है जिनके फोर फादर्स वहीं श्रीलंका में पैदा हुए। इंडियन तमिल वो है जिनके फोर फादर्स तो यहाँ अपने तमिलनाडु में पैदा हुए हैं, यानी कि इंडिया में, लेकिन प्लांटेशन के टाइम पे वो श्रीलंका चले गए थे और वहीं जाकर के बस गए, ठीक। तो ये जो श्रीलंकन तमिल्स है या ये जो इंडियन तमिल्स है, या हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम भी है। और श्रीलंकन तमिल्स 13% है, और बाकी का 5% आपका इंडियन तमिल होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिन्हालीज तमिल दोनों को फॉलो करते हैं, वो 7% है, और रिलीजन वो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, और करीब 1% मुस्लिम है। यहाँ का कंपोजिशन भी देख लो, जैसे बेल्जियम का भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन था, सेम वैसे यहाँ पर भी, श्रीलंका में भी। लेकिन श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या हुई, देखो अब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट बनी, अब आप सोच सकते हो जब भी कोई इंडिपेंडेंस होता है, गवर्नमेंट सबसे पहले किसके हाथों में आई, जो मेजोरिटी में था वो थे सिन्हालीज। तो उन्होंने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट बनाएगी, रूल्स या रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बनाएगी अपने लिए। उनको जो माइनॉरिटी उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका अच्छे से उनके बुरे से किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए बनाएगी पॉलिसीज़। तो 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, तो सिन्हाला जो है वो श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। और साथ साथ कई सारी यूनिवर्सिटी पोजीशंस जो थी और गवर्नमेंट में जो पोजीशंस थी वो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को दी गई। इसके अलावा भी जो श्रीलंका की गवर्नमेंट बनी वो तमिल लैंग्वेज और कल्चर के प्रति इंसेंसिटिव थी, यानी कि उनको बर्दाश्त नहीं था ये होना। तो अब इसका असर सोचो आप, इसका असर क्या होगा। जो तमिल लोग हैं वो तो खुद को अपने आप को एलियनेटेड समझेंगे, उनको तो लगेगा कि हम तो अपनी कंट्री में एलियन बन के रह रहे हैं, ना हमारी सुनने वाला कोई, ना हमको जो है गवर्नमेंट में कोई पोजीशन मिल रही है, ना यूनिवर्सिटी पोजीशन हमारी दिखा रही है, और तो और ये हमारे कल्चर को भी इंसेंसिटिव है, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कल्चर को। अब इसी की वजह से क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल ने कई बार जो है पार्टीज, स्ट्रगल्स और रिबेलियंस लॉन्च किए, और 1980 तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गई थी, और वो डिमांड कर रहे थे एक अलग स्टेट का, एक अलग कंट्री का। उसका नाम था तमिल एलम। एलम श्रीलंकन में बोलते हैं स्टेट को, ठीक है। वो भी कहाँ, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जहाँ पर तमिल लोग रहते थे। अब धीरे धीरे ये डिस्टर्ब चल रहा था, रेबिलियन चल रहा था। अब हो क्या रहा था, अब जैसे जैसे रेबिलियन चलेगा, ग्रुपों के बीच में मतभेद बढ़ती जाती है। अब ये सून एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सिविल वार है यहाँ पे टर्म, सिविल वार का मतलब होता है किसी भी एक कंट्री में या स्टेट में 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री वॉर तो कौन सी हो गई कि कंट्रीज आपस में लड़ रही है, यहाँ पर सिविल वॉर मतलब ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ श्रीलंकन तमिल थे, दूसरी तरफ कौन थे, सिन्हालीज थे, ओके। ये सारी सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी। अब देखो दो एग्जाम्पल हमने लिए, कौन कौन से, एक हमने लिया बेल्जियम का, एक हमने लिया श्रीलंका का, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा इशू हो गया था, सब सॉर्टेड है, ठीक है। देखो 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, बेल्जियम का, श्रीलंका का। बेल्जियम में तो क्या हुआ था, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ के लीडर्स ने इस सिचुएशन को समझा, पावर शेयरिंग को था जी कि यार पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो
क्या किया, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कई सारे डिविजन्स किए गए, कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, लैंग्वेज कल्चर वाला जो पार्ट था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया। इस तरह से पावर का फ्लो हुआ। किसी एक मेजोरिटी के पास पावर का फ्लो नहीं था, सबके पास था। श्रीलंका में क्या हुआ, जो मेजोरिटी कम्युनिटी सिन्हालीज वो चाहते थे सारी की सारी पावर हमारे पास रहे, समझ रहे हो। जितने भी एक्ट, जितनी भी पॉलिसीज, जो भी चीज़ें बने वो सिर्फ हमारे थ्रू बने, हमारे लिए बने। इसमें पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं थी। अब पहले केस में समझ में आया, वहाँ कोई राइट्स नहीं हुआ, वहाँ कोई सिविल वार नहीं हो रहा। दूसरे केस में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। तो अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पहला तो अभी हमने देख लिया, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई रेबेलियन, कोई सिविल वॉर, कुछ नहीं हुआ। अब देखो, सिविल वॉर होता है या कोई भी रेबेलियन, दंगे होते हैं, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी होती है। तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलेगी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी, वी द पीपल इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कर रहे हैं तो हमको, हमारा राइट है ना ये तो, कि हमको पता तो हो कि जो पॉलिसीज़ बन रही है वो हमारे खिलाफ ना बने, हमारे लिए बने। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न बाय डेमोक्रेसी सेल्फ गवर्नमेंट। तो एट लास्ट हम खुद गवर्नमेंट बना रहे हैं, सारे पॉलिसीज या एक्ट जो बनेंगे वो हमारे लिए बनेंगे, तो हमको वो एक्ट हमारे अच्छे के लिए बन रहे हैं, और साथ ही साथ उन एक्ट में हमारा कंसल्टेशन भी तो होना चाहिए। कोई भी एक्ट पास हुआ, मान लो आधार कार्ड वाला एक जब बना होगा, तो वो अपना कंसेंट भी तो हो, हमसे कंसल्ट भी तो हो कि हाँ नहीं हमको ये करना है, ये हमारे लिए सेफ है। ओके, तो यहाँ पर 4 रीज़न मैंने बताया, इनमें से तो ऊपर वाले जो रीज़न है वो प्रूडेंशियल रीज़न है, और जो आखिरी के 2 है वो मोरल रीज़न है। मोरल रीज़न मतलब दीज आर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है ह्यूमन बिहेवियर कि यार स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी विद द पीपल, साथ में हमारा कंसल्ट लो आप जब भी आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो तो। ओके, तो इसलिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। अब देखो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या, किस किस तरीके से पावर शेयरिंग हो सकती है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझते हैं। ऑर्गन्स की बात की जा रही है तो 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे, 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में कौन से, लेजिस्लेटिव में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको आप इलेक्ट करके भेजते हो। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, ये जो लेजिस्लेटिव होते हैं इनका एक ग्रुप, अगर सेंटर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट कमेटी, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट कमेटी, ये होगा अपने एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी में जो अपने जजेस होते हैं और अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, अब देखो, अब ये तीनों ऑर्गन में पावर शेयर होती है। अब देखो कैसे शेयर हुई, कि लेजिस्लेटिव तो जो असेंबली उसने कोई भी लॉ पास किया, लॉ पास हुआ, एक्ट बना। अब एग्जीक्यूटिव की क्या जिम्मेदारी कि उस एक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, उसका पालन किया जाए। जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी चेक करेगा कि वो जो एक्ट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, एज पर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है या नहीं। अगर नहीं तो जुडिशरी उस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा और वो एक्ट किसी काम का नहीं रहेगा, समझे। सिमिलरली जुडिशरी की जो पावर्स होती है वो कई हद तक लेजिस्लेटर डिफाइन करके रखता है। ठीक, एक बात और समझ में आई इससे, क्या कि यार ये तीनों ना आपस में अपनी अपनी पावर का चेक कर रहे हैं कि किसी की भी पावर एक्सीड ना कर जाए। जैसे किसी की पावर एक्सीड करने जाती है दूसरा बीच में आ जाता है, हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है। तो मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पावर को बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, चेक फॉर बैलेंस एंड पावर। और ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पे है, कोई भी एक किसी के भी सबऑर्डिनेट में नहीं है। ठीक, अब देखो दूसरी किस तरीके से पावर शेयर हो सकती है। पावर जो शेयर हो सकती है वो हो सकती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पावर का, डिफरेंट लेवल में। देखो सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आपका स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी आती है म्यूनसिपालिटी,
नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। ये क्या है, हायरार्की चल रही है ना, सबसे टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर नीचे उसके सबऑर्डिनेट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी, उन्होंने कुछ पावर म्यूनसिपालिटी को, फिर नगर पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, ऐसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सारी की सारी अथॉरिटी एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है। ठीक, इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके अलावा पावर का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका मतलब क्या, अब हमारी सोसाइटी में कई तरह के कम्युनिस्ट और लिंग्विस्टिक ग्रुप रहते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, और भी कई तरह की कम्युनिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर उनके बीच में कैसे शेयर कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दो अपने लेजिस्लेटिव में। कई जगह पे तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये लीगल है कि आपको मतलब X% ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी। ऐसा हमारे भी है क्या, हमारे पास रिजर्व सीट्स है फॉर वुमेन, फॉर SC, फॉर STs। ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब यही तो दिखा रहा है कि कम्युनिटी, और जो ऐसी कम्युनिटी जो शायद बैकवर्ड हो सकती है, अगर हम उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दें तो हम क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे बाय रिजर्विंग देयर सीट्स। अब ये किसी एक्ट से भी पास हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से पावर का शेयरिंग की जा सकती है। आखिरी, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। बहुत सिंपल है, देखो अब X और Y ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी ज़्यादा हो सकती है। मेरे हाथ में वोट करना या पब्लिक के हाथ में वोट करना, पब्लिक ने वोट किया, इस X पार्टी एक बार जीती, अच्छा काम नहीं किया, दोबारा इलेक्शन हुआ, ये हार गई, Y पार्टी जीत गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी में जब पावर शेयरिंग होती है तो पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, उनके बीच में भी शेयर होती है। ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी पावर रख करके बैठेगी, और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अलग आइडियोलॉजी होती है, अपना अलग बिहेवियर होता है। तो इससे हमको क्या हेल्प मिलती है, हमको जो बेस्ट है उसको चूज़ करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अब देखो यहाँ हमने पावर शेयरिंग चैप्टर देखो बिल्कुल कहानी की तरह आपका पावर शेयरिंग चैप्टर ख़त्म भी हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या क्या हमने देखा, दो एग्जाम्पल्स देखे, बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम में क्या था, पावर शेयरिंग हुई अच्छे से, किसी भी कम्युनिटी ने कोई भी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में थी उसने अपना हक नहीं जताया, जैसे श्रीलंका में जताया, याद है ना, सिन्हालीज ने। फिर हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए और किस किस फॉर्म में पावर की शेयरिंग की जा सकती है। तो आई होप यार ये चैप्टर तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसका जो NCERT के सॉल्यूशंस है वो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम का, बोर्ड वाला, तो आप वहाँ पर जा कर के ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पर। वहाँ आपको इसके नोट्स कंप्लीट, इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही NCERT के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ओके बाय।